Greetings everyone. Today we will continue our chapter biomolecule. Beta, last time we have discussed the complete theoretical section of carbohydrate and protein. After that we will continue the next biomolecule, that is enzyme. हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एंजाइम है. प्रोटीन के जस्ट नेक्स्ट इसीलिए शुरू किया जाता है कि दीज आर मेड अप ऑफ एंजाइम्स, सॉरी प्रोटीन्स. एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट. एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. Bio again relate with the word living. Catalyst वो substance जो हमारी living organism या हमारी कह सकते हैं या living organisms की biological processes की speed को बढ़ा देता है. That is called the catalyst. Catalyst बेटा normal process में भी surface chemistry वाले chapter में भी बताया था कि catalyst वो substance होते हैं जो rate of reaction को बढ़ा देते हैं. लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस कैटलिस्ट वर्ड की बजाय हम वर्ड यूज करते हैं एंजाइम. क्या वर्ड यूज करते हैं? एंजाइम. और दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. आपको पता ही है एंजाइम्स हमारी बॉडी में अगर हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं अगर एंजाइम्स ना हो तो वो खाना हमारी बॉडी में कम से कम 50 साल ले लेगा एक डाइट को डाइजेस्ट करने में. लेकिन एंजाइम्स की वजह से ही वो खाना हम 3 घंटे में डाइजेस्ट कर पाते हैं. 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है बेटा. सो दीज आर द बेसिकली एंजाइम्स. एंजाइम्स are made up of protein, globular protein, or we can say these are the conjugated proteins. Enzymes are basically conjugated proteins. यानी enzymes are made up of 2 parts. Protein part, मैं इसको ऊपर ही लिख रही हूँ क्योंकि एक तरीका ये आपका टेबलेट डायग्रामेटिकली फॉर्म हो जाएगा फ्लो चार्ट की तरह. Enzymes are made up of 2 parts. Protein part और non-protein part. बेटा आवाज ना आए. Protein part and non-protein part. Protein part that is जो globular protein है हमारा, ये कैसा बताया अभी आपको? ग्लोब्यूलर. नॉन प्रोटीन पार्ट को हम एक और नाम देते हैं दैट वी कॉल कोफैक्टर. क्या नाम देते हैं बेटा? कोफैक्टर. क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर. इतनी बात समझ में आई? अब बनाने वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है that what do you mean by cofactor? It is the non-protein part attached to the protein part to form the complete enzyme. ये हमारी लैंग्वेज होती है बेटा जिसकी वजह से हम आंसर कर सकते हैं. सिंपल है, ये समझना आपको है कि हाँ हमने कोफैक्टर वर्ड कहाँ पढ़ा था. हमने कोफैक्टर वर्ड को एंजाइम्स के एंजाइम का सेकंड जो मेन पार्ट है उसके साथ हमने ये वर्ड पढ़ा था. अब नॉन प्रोटीन पार्ट बेटा हमारे 2 तरह के हो सकते हैं. अब वैरायटी हो सकती है. प्रोटीन पार्ट तो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हो गया और वो डिजाइन करता है अमीनो एसिड के डिफरेंट काइंड्स के अमीनो एसिड जुड़ेंगे और स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ क्या बनाएगा? नॉन प्रोटीन पार्ट बनाएगा. अब जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ये वैरायटी में होता है. क्या वैरायटी हो सकती है बेटा? ये आपका ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक विटामिन्स. ऑर्गेनिक पार्ट जैसे विटामिन्स हो गए.
विटामिन के नाम आपने जनरली सुने होंगे, विटामिन ए बी सी डी लाइक सो, लेकिन अगर मैं विटामिन के नाम बोलूँ तो मैं बोलूँगी नियासिन, राइबोफ्लेविन, ये इनके कॉमन नेम होते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या आ गया, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एक्सेट्रा। मैं नाम लिख देती हूँ, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एक्सेट्रा। कि आपको एक बात और मेरी ध्यान से सुनना सभी बच्चे, कि जब भी तुम्हें ये एग्जाम्पल फॉर्म की बात कही जाती है, देयर इज नो नीड टू लर्न द ऑल 3 एग्जाम्पल और 5 एग्जाम्पल, यू हैव टू लर्न ओनली सिंगल वन। नेम वन कोफैक्टर व्हिच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, या नेम अ विटामिन, कुछ भी लिख सकते हो, तो सिर्फ एक लिखो, याद करना है सिर्फ एक याद करो। और इनऑर्गेनिक पार्ट नियासिन, NIACIN, नियासिन। अनऑर्गेनिक वाले 2 होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले 2 तरह के होते हैं। एक इनऑर्गेनिक वाला वो होता है जो प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली हेल्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला। एक वो होता है इनऑर्गेनिक पार्ट जो प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली हेल्ड होता है, अटैच loosely to protein part that we call coenzyme। क्या नाम बोलते हैं बेटा जो लूजली हेल्ड होता है, कोएंजाइम। क्या नाम बोलोगे, कोएंजाइम। ओह सॉरी, उल्टा लिखवा दिया बेटा, प्लीज मेक इट क्लियर। मेक इट क्लियर, मैंने थोड़ा सा गलत स्टार्ट कर दिया है। ये ऑर्गेनिक पार्ट है और ये इनऑर्गेनिक पार्ट, बात समझ रहे हो। ये कौन सा है आपका इनऑर्गेनिक पार्ट, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ये सब विटामिन, इसके ये वाले बेटा सारे एग्जाम्पल यहाँ। इनऑर्गेनिक का आपका इनऑर्गेनिक सोल्ट्स हो गए ना, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, लाइक सो। कंफ्यूजन में बेटा स्टेज लिख लेना, फिर से बोल रही हूँ। इनऑर्गेनिक का आपके इनऑर्गेनिक सोल्ट की फॉर्म में हो गए, जैसे मैग्नीशियम आयरन जुड़ा होता है, आयरन जुड़ा होता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन बताया था ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट था, उसमें आयरन जुड़ा हुआ होता है, ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक आपके जैसे हो गए विटामिन जो लूजली हेल्ड होते हैं, लाइक कोएंजाइम्स। लूजली हेल्ड वालों को क्या बोलेंगे, कोएंजाइम्स। उसका एग्जांपल हो गया विटामिन। जो टाइटली हेल्ड होते हैं उसको बोलते हैं बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली हेल्ड होते हैं, और बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच्ड टू टाइटली विद द प्रोटीन पार्ट। वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो टाइटली अटैच होता है ऑर्गेनिक में, जिसको हम बोलते क्या है बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये भी कुछ विटामिन ही होते हैं, ये भी कुछ विटामिन ही होते हैं, और इसके विटामिन का नाम है बायोटिन। बायोटिन पूछा जाता है कौन सा विटामिन होता है, विटामिन एच को बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, अभी विटामिन वाला नेक्स्ट सेक्शन करवाऊंगी, उसमें बता दूंगी। फिर से बता रही हूँ, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑफ टू टाइप, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सोल्ट्स हो जाएंगे, ऑर्गेनिक में आपका जो लूजली हेल्ड होगा वो कोएंजाइम, जो टाइटली हेल्ड होगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोनों में ही एग्जांपल विटामिन के आ जाते हैं। गॉट इट? May I rub this one? नहीं, इसमें एक सेक्शन और बताना रह गया बेटा। क्या बताना रह गया? Look at here. जो आपका प्रोटीन पार्ट है,
जुड़ता, प्रोटीन पार्ट के साथ जब तक नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं जुड़ता वो एंजाइम तब तक इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में। तो इससे सुन लो क्या बोल रही हूँ मैं, जब तक आपके प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं जुड़ता वो आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जब तक नहीं जुड़ा वो एपो एंजाइम, फिर उसके साथ कौन जुड़ गया? कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ गया, तो उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट वी कॉल होलो एंजाइम। बेटा क्वेश्चन आए या ना आए, हमें पढ़ाना पड़ता है इन चीजों को और आपको समझना पड़ता है, ठीक है? कि प्रोटीन पार्ट इनएक्टिव फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। अगर उसके साथ कोफैक्टर जुड़ जाए तो वो क्या बनाएगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम व्हिच वी कॉल होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। रब कर दो बेटे, बोलो। नाउ लिसन, अब आ जाते हैं बेटा आपका एंजाइम्स को हम ज़्यादातर लिखते कैसे हैं? जैसे हमने सुक्रोज का एंजाइम लिखा सुक्रेज, बोलते हैं ना। ज़्यादातर एंजाइम्स को हम लास्ट में ASE वर्ड जोड़ के एस बनाते हैं, जैसे माल्टोज का माल्टेज, सुक्रोज का सुक्रेज, लैक्टोज का लैक्टेज, सलाइवरी अमाइलेज, बोलते हैं ना सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, प्रोटियोसिस का प्रोटिएसिस, लाइक सो, कि इस तरह से जनरली हम नाम लिखते हैं, लेकिन सभी के नाम ऐसे हो ऐसा जरूरी नहीं। यूरिया का यूरिएज। अब आ जाता है बेटा डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, 3 एंजाइम्स की कमी के डिजीज बता रखे हैं बुक में, सिर्फ 3 के। पहले मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ डिजीज का, डेफिशिएंसी एंजाइम का, कि किस एंजाइम की कमी से ये डिजीज हुआ है उसका, प्रोसेसिंग का, प्रोसेस मतलब क्या होना चाहिए था, क्या हो गया जिसकी वजह से ये डिजीज हुई, और डिजीज का इफेक्ट क्या था, किसकी वजह से क्या हो जाता है बॉडी के अंदर। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट आपका है PKU। PKU फुल फॉर्म है फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या डिजीज का नाम है बेटा? फिनाइल कीटोन यूरिया। बेटा ये कंजाइंटल डिजीज है। कंजाइंटल कौन सी होती है? बाय बर्थ जो होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो डिजीज होती है वो डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन से एंजाइम की कमी से होती है? फिनाइल कीटोन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बेटा ऑब्वियस से ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं तो अमीनो एसिड्स के ही नाम ज़्यादातर आएंगे। फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है ये, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एक्चुअल में हमारी बॉडी में होता क्या, प्रोसेसिंग क्या होती है बताऊँ बेटा?
हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है ट्रायोसिन में। एक प्रोटीन का नाम हो गया। फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रायोसिन में। लेकिन इस एंजाइम की कमी की वजह से फिनाइल एलानिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय फिनाइल पायूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बॉडी में फिनाइल पायूरेट बन जाता है तो जिस बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी जनरली से जिस बेबी में इस एंजाइम की कमी होती है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है। मेंटल रिटार्डनेस सुनी है ना बच्चों में, जो ज़्यादातर जेनेटिकली होते हैं बेटा। मेंटली रिटार्डनेस जो होती है वो जेनेटिकली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन बच्चों में फिनाइल कीटोन यूरिया वाली डिजीज होती है। फिनाइल कीटोन यूरिया किस एंजाइम की कमी से हो गया? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। प्रोसेसिंग क्या थी कि फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोसिन में, लेकिन डेफिशिएंसी की कमी की वजह से फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनाइल पायूरेट में। इसमें कन्वर्ट हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी। यहाँ लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा नीचे, ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो अब इसकी कमी की वजह से उस बच्चे के अंदर क्या कमी आ गई? मेंटल रिटार्डनेस, मेंटली रिटार्ड, ये वर्ड मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग की कमी हो जाती है, बैलेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। अब क्या किया जाए अगर न्यूली बोर्न बेबी में ये डिजीज डिटेक्ट हो जाता है ना, तो उसके खाने में ऐसा किया जाता है कि फिनाइल एलानिन वाली डाइट ही कम रख दे, जिससे ना वो कहते हैं ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना ही फिनाइल एलानिन का काम होगा, ना ही वो पायूरेट में चेंज होगा, ना ही वो मेंटली बच्चा रिटार्ड। गॉट इट? डाइट को ही तो चेंज कर सकते हैं हम। बोलो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट डिजीज है हमारी मिलेनिक एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ALBINISM। एल्बिनिज्म कौन से एंजाइम की कमी से होता है बेटा? ये ट्रायोसिनेज। ट्रायोसिनेज जो आपने कई बार देखा होगा, हम इंडियंस की बॉडी ज़्यादा डार्क होती है एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश वन। जो ब्रिटिश पर्सन होते हैं उनकी थोड़ी वाइट स्किन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मेलानिन। वेरी गुड लक्ष्य। कौन सा बेटा? वो मेलानिन होता है पिगमेंट। अब क्या काम होता है ट्रायोसिनेज का? मेलानिन पिगमेंट को सिक्रीट करना होता है, मींस मेलानिन पिगमेंट को प्रोवाइड करवाना होता है बॉडी में। लेकिन कमी हो गई तो हमारी बॉडी में वो पिगमेंट प्रॉपरली नहीं बनेगा। क्या होता है बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ ट्रायोसिनेज क्या क्या करता है? वो स्किन विद लेस मेलानिन। मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में इस मेलानिन पिगमेंट की कमी बन जाएगी क्योंकि ट्रायोसिनेज एंजाइम कम है, तो क्या हो जाएगा? वाइट स्किन हो जाएगी। स्किन क्या हो जाएगी बेटा? वाइट हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट है बेटा, डिजीज है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होता है बेटा? क्या कारण है बेटा हार्ट अटैक का? नो, जनरली एक सिंपल वे में बात करते हैं। कोई भी पर्सन जो सफ़र करता है हार्ट अटैक से, वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जो उसकी आर्टरीज होती है वो कोलैप्स हो जाती है। जब ब्लड वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
हार्ट अटैक, दैट इज रिजल्टिंग द हार्ट अटैक। और हमारी बॉडी में जो खून को पतला बना के रखता है, जो हार्ट अटैक को, ब्लड को क्लोटिंग नहीं होने देता, वो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की कमी की वजह से क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। प्रोसेसिंग आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, और ये क्या करता है, क्या इफेक्ट क्या आ जाता है, डज नॉट डिसॉल्व द ब्लड। 28 तो ब्लड को डिसॉल्व नहीं होने देगा। ये आप लिख सकते हो, मैंने एंजाइम आपको बता ही दिया है। सो दिस इज दैट इज नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स। सिर्फ बेटा डेफिनेशन पे लेके चलोगे, इसमें डिटेलिंग नहीं है। हॉर्मोन्स बेटा बॉडी फ्लूइड, बेसिकली जो बॉडी में प्रेजेंट ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड क्या करती है, फ्लूइड, लिक्विड जिसको आप कह सकते हो, वो सिक्रीट करती है। ये कैसी ग्लैंड होती है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस, डक्ट मतलब जिस पे ढक्कन ना हो, ये समझ सकते हो। यानी जिस ग्लैंड पे ढक्कन नहीं है, वो जो लिक्विड सिक्रीट करेगी, जहाँ सोर्स है वहाँ से दूर जाके वो बॉडी का फंक्शन करती है। गॉट इट और नॉट? The hormones are biomolecules produced in ductless, जिसको हम endocrine glands, the biomolecule secreted by endocrine ductless glands. The biomolecules secreted by the ductless gland carried to the different parts of body different parts of body through bloodstream where show activity. इतना ही लिखो, where show physiological activity. बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स की ग्लैंड्स होती है। दोज हु आर बायो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेटर इन अ बेटर वे, but in class 10th you did the control and coordination chapter where you did the human hormones के बारे में, exocrine, endocrine and you pituitary hormone या thyroid gland, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए। So where you understand the meaning of hormone. hormone बेटा काफ़ी तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर, एक्टिविटी के बेस पर, जहाँ पे वो काम करते हैं उसके बेस पर। तो मैं यहाँ पे आपको हार्मोन की डिस्कशन नहीं करूँगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वी से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट टू अंडरस्टैंड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जस्ट एक जनरल आता है। अब आपको पता ही है जनरल हमारे बॉडी में हार्मोन्स का कंट्रोल यही है। मैंने आपको बताया भी था कि डिप्रेशन का कारण क्या था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में बताया था। व्हाट इज द साइंटिफिक कॉज ऑफ द डिप्रेशन? लो लेवल ऑफ सिक्रीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। कोई भी पर्सन डायबिटिक है तो उसको किस हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है? इंसुलिन। तो यही जनरल है कि ये आपका हार्मोन वाला सेक्शन था। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आफ्टर हार्मोन विटामिन्स। इतना ही करवा रही हूँ बेटा। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन सेक्शन। विटामिन पहले क्या सोचा जाता था? विटामिन्स आर वाइटल एमीन, जैसे नाम ड्राइव हो रहा है
आप विटामिन्स भी बोल सकते हो। वाइटामिन्स मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको मेरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। वाइटामिन, वाइटल एमीन, वाइटल यानी यूजफुल एमीन्स, लेकिन ये एमीन्स है ही नहीं बेटा, इनमें एमीन्स होता ही नहीं। तो वाइटामिन्स आर नॉट द वाइटल एमीन्स। पहले नाम यही कहा जाता था कि वाइटल एमीन्स आर विटामिन्स, लेकिन इनमें अमीन होता ही नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये वाइटामिन्स नाम इनका गलत हो गया। तो वैसे वाइटामिन्स ही नाम रखते हैं। बायोमोलिक्यूल है बेटा जो हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती। विटामिन्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है, ऐसा नहीं है। Vitamins are that type of biomolecules which are required for the body growth and development, but taken externally. जैसे हम कहते हैं सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। कैरेट से, कैरेट विटामिन ए कहते हैं ना। तो नमक से है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बेटा जो हमें विटामिन्स एक्सटर्नली लेने होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, और हमें हमारी ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा डाइट में चाहिए। स्मॉल अमाउंट्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वहाँ पे आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे। डेफिनेशन तो कर ही लोगे अब आप विटामिन्स की क्लासिफिकेशन पे। देखो बेटा, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यही छोटी छोटी क्वेश्चनिंग आती है इसमें। WBC, WBC वर्ड समझ आ रहा है? वाइट ब्लड सेल्स बोलते थे ना WBC। WBC याद रखो, आपको एक कैटेगरी के साथ साथ दूसरी कैटेगरी अपने आप याद हो जाएगी। क्या बताने जा रही हूँ बेटा? विटामिन्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, एक तो वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। वे विटामिन्स जो हमारी बॉडी में वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, दैट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओनली दो विटामिन होते हैं बेटा जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी एंड सी। यही पूछा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के नाम बताओ, तो WBC याद हो गया अपने आप में, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी अकेला नहीं होता, बहुत सारे विटामिन इकट्ठे होते हैं, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कहते हैं ना मुंह आ जाता है तो बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खाने चाहिए। तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है,